सभी का एक बार फिर से क्लास में स्वागत है। मैं हूं के अपने चल रहा था वृद्धि और विकास के सिद्धांत के टॉपिक। इन सिद्धांतों के अंतर्गत अपने 3 सिद्धांत पढ़ चुके हैं। कौन कौन से याद है कि कौन नहीं गुरुजी? मैं बताऊं, देखो, एक तो विकास की दिशाएं गति का सिद्धांत पढ़ चुके थे। विकास अंदर से बाहर की ओर होता है, अक्ष से बाहर की ओर, ये भी पढ़ चुके थे। विकास की अनियमितता का सिद्धांत ये भी पढ़ चुके थे। आज जो है इससे आगे शुरू करते हैं। अब अपने आज का रहेगा नंबर 4, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत ये है नंबर 4 पर। अब यह क्या हो कुछ, यह देखो, व्यक्तिगत भिन्नता, जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है भाई, व्यक्तिगत भिन्नता यानी व्यक्तियों में भिन्नता होती है, ये बात साबित हो रही है। अब टॉयलर है मनोवैज्ञानिक, इनकी एक परिभाषा है व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में। वो क्या है? शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य गति, बुद्धि, रुचि व अभिरुचि, अभिरुचि में पाई जाने वाली भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? टॉयलर ने दी है। टॉयलर ने क्या कहा है? शरीर के रंग, रूप, आकार, कार्य गति, बुद्धि, रुचि, अभिरुचि आदि में पाई जाने वाली भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। ऐसा कहा है टॉयलर ने। अब साथ का साथ इन याद कर लो, एक परिभाषा, इसके लिए अलग से टिप्स थोड़ी बनाएंगे। यह क्या है? टॉयलर एक होता है टायर जानते हो ना? टायर का रंग रूप कैसा होता है? काला होता है, अपने सभी को पता है। तो रंग रूप काला टायर हो गया। आकार कैसा होता है? टायर का गोल आकार होता है, गोलाकार। अब टायर वो होता है जो किसी भी साधन को कार्य गति प्रदान करता है, यानी कोई भी साधन होता है वो बिना टायरों के थोड़ी चलेगा। भाई देखो, ऐसे अपवाद स्वरूप तो हो जाएंगे कि हवाई जहाज है गुरुजी, वो तो ऐसे उड़ता है, वो भी तो एक बार टायर के माध्यम से कार्य गति पकड़ता है। यानी कि रंग, रूप, आकार, कार्य गति, बुद्धि, कईयों की तो बुद्धि भी गोल होती है, कितने उनको समझा दो कुछ भी समझ में नहीं आता। रुचि, अभिरुचि, यहाँ तक याद रख लेना। रंग, रूप, आकार, कार्य गति, बुद्धि, ऐसा है ना, तो किसकी परिभाषा रहेगी? टायलर की परिभाषा है। समझ गए? ये तो हो गई परिभाषा की बात। अब इस व्यक्तिगत भिन्नताओं के सिद्धांत को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत जो है, इसे 2 भागों में, 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो क्या है? पर्सनल डेवलपमेंट है, और दूसरा इसका भाग बांट दिया कौन सा? जेंडर डिवीजन। अब देखो, इंग्लिश में थोड़ा बहुत आना चाहिए। अब साइकोलॉजी का जब एमए करते हो लगभग अपने इंग्लिश में चलता है, तो थोड़ा बहुत तो अपने भी हो जाना चाहिए। पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत विकास एक तो इसमें बांट दिया, और ये हो गई लैंगिक भिन्नता। 2 भागों में बांट रखा है। एक तो पर्सनल डेवलपमेंट, दूसरा जेंडर डिवीजन। व्यक्तिगत भिन्नताओं को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अब पहले अपने व्यक्तिगत विकास जो है इसको जानेंगे क्या होता है। अब देखो, व्यक्तिगत विकास के अंतर्गत क्या होता है? स्थूल क्रियात्मक कौशल होता है। स्थूल क्रियात्मक कौशल, यो कौन सा कौशल होगा भाई? ये कौन सा कौशल होता है? स्थूल क्रियात्मक कौशल। ये अपने अधिगम जो लर्निंग का जो पार्ट आएगा, लेसन आएगा, उसमें फिर आ जाएगा, फिर वहां अच्छे से करवा देंगे। इसको कहा जाता है क्रियात्मक कौशल, स्थूल क्रियात्मक कौशल। यानी कोई भी बालक होता है वो पहले क्या करता है?
करवट लेना, करवट लेना, फिर बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, घुटनों के बल चलना, उसके पश्चात चलना, फिर दौड़ना, और फिर किसी पेड़ वगैरह पर चढ़ना सीखता है। ये हो गया, ये होता है स्थूल क्रियात्मक कौशल। अब सभी बालकों में स्थूल क्रियात्मक कौशल जो है ये होता तो है, लेकिन इनका समय अलग अलग हो सकता है। कोई भी बालक करवट लेना सीखता है, उसके पश्चात बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है, फिर वो चलना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलना, हाँ चलना, और फिर दौड़ना, और उसके बाद चढ़ना सीखता है, कोई दीवार पे चढ़ना, पेड़ पे चढ़ना। ये क्या होते हैं? स्थूल क्रियात्मक कौशल होते हैं बच्चों में। अब देखो, इसी में ही भिन्नता ये हो सकती है। ये मानो कि कोई 15 माह का बालक है, कितने महीना को है? 15 महीने का बालक है। दो बालक हैं, 15 माह के दो बालक हैं, दो बालक हैं। अब इनमें देखो, मैं समझाता हूं आपको। 15 महीने का दो बालक है, 15 महीने यानी कि 7 जन्मे हुए। अब एक बच्चा जो है वो तो 9 माह में भी चलना प्रारंभ कर देता, 9 माह में चलना प्रारंभ कर दिया उसने, जबकि दूसरा जो बच्चा है वो 13 माह में चलना प्रारंभ करता है, 13 माह में चलना प्रारंभ करता है। अब आप बताओ, व्यक्तिगत भिन्नता हुई या नहीं हुई स्थूल क्रियात्मक कौशल में? देखो, दोनों समान ही उम्र के दो बच्चे हैं, सोनू और मोनू दो बच्चे हैं, जुड़वा हैं, ये मानो आप। एक बच्चा तो उनमें से 9 माह में चलना, पैदल चलना प्रारंभ कर देता है, जबकि दूसरा जो मोनू है वो 13 माह में चलना प्रारंभ करता है। अब इसमें क्या झलकता है? इसमें विकास का अनुक्रम तो बराबर है, विकास का अनुक्रम तो बराबर है, विकास का अनुक्रम बराबर है, लेकिन विकास की गति में क्या आ गई? भिन्नता आ गई, विकास की गति में भिन्नता आ गई है। इस बात को समझ लो। एक 9 माह में चलना प्रारंभ करता है, एक 13 माह में चलना प्रारंभ करता है, एक ही उम्र के दोनों बच्चे हैं। अब कई कहते हैं ना कि मान लो चलो 9 महीना में चाल गयो पगा, तो मान लो 13 को हो गयो, अब चलना शुरू करियो है, यानी दोनों हैं तो एक ही उम्र के, लेकिन विकास का अनुक्रम तो बराबर है, विकास की गति में भिन्नता आ गई। इसको कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। ये इनका पर्सनल डेवलपमेंट हुआ है, व्यक्तिगत विकास होता है, अलग अलग होता है स्थूल क्रियात्मक कौशल में। अब एक बार पुनः समझने का प्रयास करो। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है, व्यक्तिगत भिन्नताओं के संदर्भ में टाइलर की एक परिभाषा है, शरीर के रंग रूप आकार कार्य गति बुद्धि रुचि अभिरुचि में पाई जाने वाली भिन्नताओं को व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। याद रखना, रंग रूप की बात आए, आकार की बात आए, कार्य गति की, तो टाइलर से संबंधित रखना, टाइलर की परिभाषा है। व्यक्तिगत विकास के सिद्धांत को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो पर्सनल डेवलपमेंट व्यक्तिगत विकास, और दूसरा है जेंडर डिवीजन यानी कि लैंगिक भिन्नता के आधार पर। अब पर्सनल डेवलपमेंट व्यक्तिगत विकास की बात की जाए तो इसमें स्थूल क्रियात्मक कौशल होते हैं, करवट लेना, बैठना, घुटनों के बल चलना, फिर दौड़ना और फिर चढ़ना। यह सब एक क्रमबद्ध होता है, क्रमबद्ध तरीके से बालक स्थूल क्रियात्मक कौशल की ओर बढ़ता है। अब इसका एग्जाम्पल देखें, 15 माह के दो बच्चे हैं, उनमें से एक बच्चा 9 माह में चलना प्रारंभ कर देता है, जबकि दूसरा बच्चा 13 माह में प्रारंभ करता है। इसमें क्या है? विकास का अनुक्रम तो बराबर है, दोनों की उम्र तो बराबर है, लेकिन विकास की गति में भिन्नता हो गई दोनों में। इसे कहा जाता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। समझ गए? ये था व्यक्तिगत भिन्नताओं में पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत विकास। अब इसी में ही दूसरा आता है, इसी में दूसरा कौन सा था? जेंडर डिवीजन यानी कि लैंगिक भिन्नता, लैंगिक भिन्नताओं का सिद्धांत। अब ये कैसे होता है? यानी कि लिंग के आधार पर भी भिन्नता हो जाती है,
अब इसमें कैसे होगा, यानी कि लड़कियों का विकास जो है वो लड़कों की अपेक्षा पहले हो जाता है। अगर गर्भकाल की बात की जाए, गर्भावस्था में भी लड़कियों का विकास जो है, लड़कियों का कंकाल तंत्र गर्भावस्था में भी लड़कों की अपेक्षा जल्दी बढ़ता है और ज्यादा भी बढ़ता है। वही किशोरावस्था में आकर के लड़कियों का विकास जो है वो लड़कों से 2 वर्ष पहले ही हो जाता है। ये होती है व्यक्तिगत भिन्नता। फिर सुन लो, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत गर्भकालीन जो बच्ची होगी उसका कंकाल तंत्र लड़कों की अपेक्षा ज्यादा बढ़ता है पेट में, और किशोरावस्था में आने के पश्चात की लड़कियां जो हैं वो लड़कों से 2 साल पहले ही परिपक्व हो जाती है, उनका विकास जल्दी हो जाता है। ये है जेंडर डिवीजन यानी लैंगिक भिन्नताओं का सिद्धांत, और ये था पर्सनल डेवलपमेंट यानी व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। अब आगे चलते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत जो है ये हो गया है। अब अपने पढ़ेंगे इसमें नंबर 5 विभेदीकरण। विभेदीकरण व एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। विभेदीकरण व एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, इसमें विकास के बारे में बताया है। विकास जो है क्या होता है, सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल की ओर, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इन बातों को पक्का याद रखना है, विशिष्ट की ओर होता है। विकास कैसे होता है, विभेदीकरण के अनुसार विकास होता है। ऑप्शन ए विकास सरल से जटिल की ओर होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, निम्न से उच्च स्तर की ओर होता है। तो इसमें ए व ब दोनों सही हो जाएंगे। विकास सरल से जटिल की ओर होता है और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। इसे कहा जाता है विभेदीकरण का नियम। इसी में ही एकीकरण आता है। एकीकरण क्या होता है, मैं लिख देता हूं। विभिन्न ऊतकों के समन्वय से एक तंत्र का निर्माण होता है। तंत्र का निर्माण होता है, उसे क्या कहा जाता है, एकीकरण कहा जाता है। उसे एकीकरण कहा जाता है। अब देखो, विभेदीकरण का तो अर्थ होता है कि विकास जो है उसमें भेद होता है। विकास सरल से जटिल की ओर होता है और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ये दोनों बातें पक्का याद रखना है, रट लेना इनको। विकास सरल से जटिल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जिसे विभेदीकरण कहा जाता है। अब एकीकरण की बात करें, विभिन्न ऊतकों के समन्वय से एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे एकीकरण कहा जाता है। अब ये ऊतक तो आप जानते भी होंगे, साइंस वाले बच्चे जानते हैं। शरीर के अंदर जो है अनेक कोशिकाएं एक ही स्वरूप तैयार करती हैं और वो एक ही प्रकार का कार्य करती हैं, जिसे ऊतक कहा जाता है। ये पढ़ा था ना, 7वीं में होगा शायद ऐसा। अब ये यहाँ पर अपने विभिन्न ऊतकों के समन्वय से एक तंत्र का निर्माण होता है, जिसे एकीकरण कहा जाता है। यह है एकीकरण विभेदीकरण व एकीकरण का सिद्धांत। ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं इससे अगला जो है उसके ऊपर। ये 5वां और 6वां क्या आएगा, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बताया है, वर्तुलाकार विकास के सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में बताया गया है कि कोई भी प्राणी है उसके शरीर का विकास सिर्फ लंबवत नहीं होता है। कैसे होता है, वो चौड़ाई में भी फैलता है। यानी कि कोई भी प्राणी है, प्राणी का विकास लंबवत नहीं होता है, लंबवत नहीं होता है। तो कैसे होता है, अपितु
वह चौड़ाई में भी फैलता है, चौड़ाई में भी फैलता है। यही बात है इसमें मुख्य, ये बात बताई गई है। वर्तुलाकार विकास के सिद्धांत में क्या बताया है कि कोई भी प्राणी है वो केवल लंबवत नहीं बढ़ता है, वो चौड़ाई में भी फैलता है। यानी वृद्धि और विकास जो है वो समय समय पर रुककर अपना सुदृढ़ीकरण करते हैं, यानी कि सुदृढ़ बनते हैं। वृद्धि और विकास ऐसा नहीं कि वृद्धि और विकास होते रहेंगे, वृद्धि और विकास एक बार लंबवत बढ़ेंगे फिर ऊपर से रुक जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, फिर वो चौड़ाई में फैलेंगे। यानी वृद्धि और विकास समय समय पर रुककर अपना सुदृढ़ीकरण करते हैं। ये किसमें बताया है? वर्तुलाकार विकास के सिद्धांत में बताया है। आ गया समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब इसके पश्चात कौन सा आता है? इसके पश्चात अपने नंबर 7 आएगा, निर्णायक अवधियों का सिद्धांत। निर्णायक अवधियों का सिद्धांत, निर्णायक अवधियों का सिद्धांत। अब देखो निर्णायक अवधियां कौन सी होती हैं? इन्हीं को संवेदनशील अवधियां भी कहा जाता है। पहले इसको देखो, निर्णायक अवधियों का सिद्धांत। इस सिद्धांत में बताया क्या है वो जानना जरूरी है। सिद्धांत में क्या बताया है? अब इसमें क्या बताया है? इसमें कहा गया है कोई भी बालक है उसके अनुभव जो हैं, उसके अनुभव यानी कि वो कार्य करता है आसपास, उसके अनुभव अगर उसके अनुकूल हैं तो विकास की गति तीव्र हो जाएगी। यदि किसी बालक के अनुभव उसके प्रतिकूल हैं तो क्या होगा? विकास की गति मंद हो जाएगी। यानी कोई भी बालक है, बालक के अनुभव यदि उसके अनुकूल हैं, उसके अनुकूल हैं तो क्या होगा? विकास की गति तीव्र हो जाएगी, विकास की गति तीव्र हो जाती है। यदि उसके अनुभव उसके प्रतिकूल हैं तो क्या होगा? विकास की गति जो है वो मंद हो जाएगी, कम हो पाएगा। विकास सीखने का मानसिक विकास जो है वो कम हो पाएगा। अब एग्जाम्पल के लिए छोटा सा उदाहरण आप नोट करो। जैसे आप कोई 10वीं क्लास के बालक हैं, आप नहीं, कोई 8वीं या 9वीं 10वीं क्लास तक के जो छात्र हैं वो हैं, उनको कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, तब उनको क्या है? पुराना अनुभव काम में आ रहा है, तब उनकी विकास की गति तीव्र होगी, उनके सीखने की इच्छा जो वो बढ़ेगी। हाँ गुरुजी बढ़िया करा रहे हैं, मजा आ रहा है, ये तो मनावा भी है, पहले मन और याद हो जाएगा, मैं सीख लूंगा। तो ये क्या है? उसके अनुभव उसके अनुकूल है, तब तो क्या होगा? विकास की गति बढ़ेगी। अगर वही बच्चा 9th क्लास का बच्चा है और उसको कुछ पढ़ा हुआ नहीं है पहले और टीचर करवा रहा है क्लास में, तो वो क्या सोचेगा? गुरुजी मरवा दिया, आज तो मेरे बन के पढ़ा रहा है, ये तो मैंने सीखा ही नहीं, ये मेरे को नहीं आता है। यानी अनुकूल उसके जो अनुभव हैं वो उसके प्रतिकूल जा रहे हैं तो विकास की गति जो है वो मंद हो जाएगी अपने आप ही। ये होते हैं अनुभव प्रतिकूल और अनुकूल। अगर अनुकूल है तो विकास की गति तीव्र हो जाएगी, अगर प्रतिकूल है, नकारात्मक है तो मंद हो जाएगी। अब कोई भी बालक है, अब देखो एक और बात बताता हूँ आपको, किसी भी बालक में अगर बालक बोलना शुरू करता है तो पहले वह अपने स्वर तंत्रों पर नियंत्रण करता है, यानी कि होठ, जीभ इत्यादि पर नियंत्रण शुरू करता है। इत्यादि पर नियंत्रण होने के पश्चात ही वो बोलता है। और वो कब बोलता है? वो जब बोलेगा जब मस्तिष्क उसे उस बात की अनुमति देता है। देखो याद रखना, मनोविज्ञान के अनुसार या साइंस के अनुसार अपन कोई भी कार्य करते हैं तो पहले जो सूचना है वो मस्तिष्क के पास जाती है, फिर मस्तिष्क कहता है हाँ कर ले, तो फिर जाकर के कार्य करते हैं। जैसे कोई पानी का गिलास उठाना है तो पानी गिलास के लिए अपनी इच्छा जाहिर होगी तो मस्तिष्क के पास सूचना जाएगी कि पानी के गिलास की इच्छा हो रही है, तो मस्तिष्क कहेगा हाँ यस इसको उठाओ, फिर उठाते हैं। तो मस्तिष्क जो है वो आज्ञा देता है, तब होठ व जीभ जो है उन पर नियंत्रण करके वो बोलना प्रारंभ कर देता है। इसी के अनुसार क्या होता है, एक एग्जाम्पल अपवाद स्वरूप आता है, यानी जिस बालक को जन्म से सुनता नहीं है ना, जो जन्म से बहरा होता है वो कभी बोलता भी नहीं है, क्योंकि वो उसके अनुभव जो है उसके अनुकूल नहीं हुए। याद रखना ये बातें
फिक्स होती हैं कि जो बच्चा जन्मजात बहरा है वो बच्चा गूंगा भी होगा। एग्जाम्पल आपने देखे भी होंगे। क्यों नहीं होते? क्योंकि अनुभव उसके अनुकूल नहीं होते, उसके प्रतिकूल होते हैं। उसने ऐसा कभी सुना ही नहीं किसी को बोलते हुए। जब तक वो अपने कानों में किसी की आवाज नहीं सुनेगा तो वो बोलेगा कहां से, क्या आवाज निकालेगा वो? तो ये होता है, अनुभव उसके प्रतिकूल होते हैं तो वो नहीं बोल पाता है। तो ये था निर्णायक अवधियों का सिद्धांत। यदि बालक के अनुभव उसके अनुकूल होंगे तो क्या होगा? विकास की गति तीव्र हो जाएगी। यदि उसके अनुभव प्रतिकूल हैं तो विकास की गति मंद हो जाएगी। बालक कब बोलना शुरू करता है? जब वह अपने स्वर तंत्र यानी होठ, जीभ इत्यादि पर नियंत्रण कर लेता है और मस्तिष्क इस बात की आज्ञा देता है कि हाँ बोल सकते हो, तब वो बोलना प्रारंभ कर देता है, यानी अनुभव उसके अनुकूल हो जाते हैं। ये किसमें है? निर्णायक अवधियों का सिद्धांत इसमें बताया है। ये भी समझ में आ गई बात। अब चलते हैं नंबर 8, इसमें आता है एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या बताया है? इस सिद्धांत में बताया गया है कि कोई भी बालक है, वो जो था ना, पहले धड़ का विकास होता है, फिर पास वाली मांसपेशियों का, फिर अंत में पंजों का विकास होता है। उसी प्रकार है, एक एक करके विकास होता है। यहाँ पर कोई भी बालक है वो किसी कार्य को क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके सीखता है। यानी कोई भी बालक है, जैसे पहले वो बैठना शुरू करता है, फिर चलना, फिर पहले बैठना, फिर घुटनों के बल चलना, फिर दौड़ना और फिर चढ़ना शुरू करता है। वो एकीकरण के सिद्धांत के अंतर्गत ही आता है। ये एकीकरण वाले सिद्धांत में है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये। उसके पश्चात आता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या बताया है कि प्रत्येक जाति का अपना एक प्रतिमान होता है। एक प्रतिमान होता है और वो जाति या प्रजाति उसी प्रतिमान के अकॉर्डिंग कार्य करती है। अब यहाँ पर जाति का अर्थ कोई जाति विशेष से नहीं है। जाति का मतलब ये यहाँ पर प्रजाति है, यानी कि कोई बिल्ली है, कुत्ता है, शेर है, आप जैसे व्यक्ति विशेष हो गया। ये क्या, यहाँ पर ये जातियां हैं। जाति अपने हिसाब से, काट के हिसाब से इसको बांट रखा है। ये प्रजातियां जो हम जातियां बोलेंगे, प्रजाति इनको नहीं कह सकते। बिल्ली में अगर बहुत सी प्रजाति हैं, बिल्ली के अलग अलग भाग होंगे, तब वो कहा जाता है प्रजाति। यहाँ पर जाति विशेष का किसी अलग प्राणी के रूप में माना गया है। जैसे हाथी है, गाय है, बिल्ली है, कुत्ता, ये इनकी जाति, इनका अलग से प्रतिमान होता है और ये अपने प्रतिमान का अनुकरण करते हुए ही आगे बढ़ते हैं। उसी प्रतिमान का अनुकरण करते हैं। जैसे बिल्ली पेड़ पे चढ़ने में माहिर होती है, तो बिल्ली अपने बच्चे को सिखाती थोड़ी है कि तो ऐसे ऐसे करके पेड़ पे चढ़। ये इसका समान प्रतिमान होता है, उसका अनुकरण अपने आप करना सीख जाते हैं। समझ गए? अब चूहा है, उसके बच्चे बिल खोदते हैं, तो चूहे के बच्चे को चूहा सिखाता थोड़ी कि बेटा अपना ये काम है, अपना बिल खोदने का काम है, तो बिल खोदा कर। ऐसा थोड़ी है, वो अपने आप ही सीखते हैं। प्रत्येक जाति का अपना एक प्रतिमान होता है, वो उसी का अनुकरण करते हुए चलते हैं। ये होता है समान प्रतिमान का सिद्धांत। फिर इसमें नंबर 10 आता है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसमें क्या बताया है? इसमें बताया गया है कि मानसिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सभी विकास जो हैं ये परस्पर आपस में संबंधित होते हैं। मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास, इनका आपस में संबंध होता है और ये साथ ही चलते हैं। ऐसा परस्पर संबंध के सिद्धांत के अंतर्गत